गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर आपको 2 डिक्टेशन बोली जाएगी, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लिखें। दोनों डिक्टेशन जो है दैनिक जागरण से ली गई है। एक डिक्टेशन जो है 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली जाएगी और सेकेंड डिक्टेशन 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली जाएगी। दोनों 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, तो आप दोनों डिक्टेशन को ज़रूर लिखें और PDF से चेक करें। PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। ओके, नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। परमात्मा ने मनुष्य को 10 इंद्रियां उपहार में दी हैं। इनके माध्यम से वह सृष्टि से संपर्क स्थापित करने योग्य होता है। इनमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियों में कर्ण, नेत्र, त्वचा, जीवा और नासिका है। सुनकर, देखकर, स्पर्श द्वारा, स्वाद और सुगंध द्वारा ही किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान इंद्रियां परमात्मा की सत्ता और गुणों का ज्ञान अर्जन करने में सहायक है। ये मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती भी है। पैरा चेंज। माया के प्रभाव में मनुष्य इंद्रियों के वास्तविक उद्देश्य को उपेक्षित कर देता है। जिन इंद्रियों से उसे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर उसकी आराधना करनी थी, उन्हें वह संसार के रस रंग में लगा देता है। इंद्रियां जब वासनाओं के नियंत्रण में चली जाती हैं, तब परमात्मा विस्मृत हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आगे आ जाते हैं। जो नाशवान संसार है उससे मोह हो जाता है। जो परमात्मा ने दिया है उसे अपना मान अहंकार हो जाता है। मृत्यु जो जीवन मिलने के पहले ही सुनिश्चित हो गई है, उसे भूल मनुष्य सदियों की योजनाओं में व्यस्त हो जाता है। सुख जो परमात्मा से मिलना है, आनंद जो परमात्मा की भक्ति में है, उसे सांसारिक पदार्थों और सांसारिक संबंधों के घने मेघ ढक लेते हैं। माया के छलावे में वह उसे सुख समझ लेता है, जो अंततः दुख देने वाला है। इस तरह मनुष्य ज्ञान इंद्रियों के दुरुपयोग का अपराधी बनता है। पैरा चेंज। परमात्मा के गुणों और सामर्थ्य का ज्ञान ही मनुष्य को जीवन और संसार का सच जानने योग्य बनाता है। यह सच जाने बिना जीवन तो व्यतीत हो जाएगा, किंतु एक अंधकार में सुरंग की भ्रमित यात्रा की तरह। मानव जीवन के दुर्लभ अवसर को अज्ञान में गवा देना परमात्मा से द्रोह है। जीवन पथ को प्रकाशित करने के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए। यह ज्ञान इंद्रियों के सदुपयोग से ही संभव है, तभी जीवन की सार्थकता भी संभव है। पैरा चेंज। हाल में ब्रिटेन की नेचुरल इन्वायरमेंट रिसर्च काउंसिल ने अपने एक अध्ययन में पाया है कि प्रकाश के रंगों और तीव्रता में बदलाव के कारण जीव जंतुओं की दृष्टि पर
नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह अध्ययन शोध पत्रिका नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुआ है। यह अध्ययन दुनिया भर में प्रकाश प्रदूषण के कारण बढ़ते पर्यावरणीय खतरों के प्रति हमें सचेत करता है। पैरा चेंज। दरअसल रात के समय में इंसानों के लिए पड़ने वाली कृत्रिम रोशनी की जरूरत ने विभिन्न जीव जंतुओं के जीवन को खासा प्रभावित किया है। कृत्रिम रोशनी की अत्यधिक तीव्रता ने छोटे छोटे कीट पतंगों पर एक तरह से विनाशी प्रभाव डाला है। मालूम हो कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में इन छोटे छोटे कीटों का अहम योगदान रहता है। ऐसे में इनका विनाश पारिस्थितिकीय असंतुलन को बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। कीटों पर पड़ने वाले कृत्रिम प्रकाश के प्रभाव को लेकर किए गए इस शोध से पता चला है कि पूरी दुनिया में रात के समय में प्रकाश व्यवस्था का स्वरूप पिछले करीब 20 वर्षों के दौरान नाटकीय रूप से बदला है। इन दिनों एलईडी जैसे विविध प्रकार के आधुनिक रोशनी वाले उपकरणों का चलन तेजी से बढ़ा है। यह स्वाभाविक है कि प्रकाश के प्रति कीटों का आकर्षण अधिक रहता है, लेकिन कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था कीटों की दृष्टि को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। पैरा चेंज। अध्ययन में पाया गया है कि कई कीटों की दृष्टि कुछ विशिष्ट प्रकार की रोशनी में बढ़ जाती है, जबकि प्रकाश के कुछ अन्य रूपों में इनकी दृष्टि बाधित होती है। इसके पीछे की वजह यह है कि मानव दृष्टि के लिए डिजाइन की गई कृत्रिम रोशनी में नीली और पराबैंगनी श्रेणियों का अभाव होता है, जो इन कीटों की रंगों को देखने की दृष्टि क्षमता के निर्धारण में अहम होती है। यह स्थिति कई परिस्थितियों में किसी भी रंग को देखने की कीटों की क्षमता को अवरुद्ध कर देती है। यह कीटों को शिकारियों से बचकर छिपे रहने के लिए अनुकूल नहीं होती है। फूलों को खोजना एवं परागण करना भी उनके लिए कठिन हो जाता है। ऐसे में प्रकाश की मात्रा एवं तीव्रता को सीमित करने के सामान्य प्रयासों से आगे बढ़कर प्रकाश व्यवस्था के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है। पैरा चेंज। वास्तव में कृत्रिम प्रकाश से होने वाला प्रदूषण समस्त वातावरण को ही प्रभावित कर रहा है। यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डाल रहा है। हमारी कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण के प्रति जागरूकता ही पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान कर सकती है। यदि हम कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त कर लेते हैं तो बहुत हद तक संभव है कि हम स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव से बच सकते हैं और कीटों के जीवन को भी बचा सकते हैं। पैरा चेंज। संपादकीय पेज पर शिक्षा को चाहिए तकनीक का सहारा नामक आलेख पढ़ा। इसमें अमिताभ कांत ने वर्तमान अथवा भविष्य की शिक्षा में एडुटेक नीतियों की अपार संभावनाएं तलाशने और उन्हें एक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए और भी तराशे जाने की
जरूरत पर बल दिया है। आज यदि हम शिक्षा की उन्नति में अन्य देशों के मुकाबले काफी पीछे हैं। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड होगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। आतंकवाद निरोधक दस्ते की ओर से लखनऊ में अल-कायदा के 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर सपा नेता अखिलेश यादव ने यह कह कर आतंकियों की ही तरफदारी की कि उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं। क्या वह यह कहना चाहते हैं कि उन्हें भरोसा उन पर है जिन्हें आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, अथवा जो उन्हें बेगुनाह बता रहे हैं? क्या यह अजीब नहीं कि अखिलेश यादव दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन उसकी पुलिस पर भरोसा नहीं करना चाहते? क्या मुख्यमंत्री बनने की सूरत में वह पुलिस को भंग कर देंगे? क्या पुलिस उसी समय तक भरोसेमंद थी जब वह मुख्यमंत्री थे? क्या वह यह चाहते हैं कि पुलिस को आतंकियों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, या फिर उनसे पूछ कर ही उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी? पता नहीं वह क्या चाहते हैं, लेकिन उनका बयान गैर जिम्मेदारी की पराकाष्ठा है। इस पर हैरत नहीं कि अखिलेश यादव की तरह से मायावती ने भी अल-कायदा आतंकियों की गिरफ्तारी पर यह कहा कि चुनाव करीब आने पर पुलिस की इस तरह की कार्रवाई संदेह पैदा करती है। क्या चुनाव करीब हो तो पुलिस को आतंकियों की पकड़ धकड़ करने के बजाय हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना चाहिए और चुनाव खत्म होने का इंतजार करना चाहिए? पैरा चेंज। माना कि उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आ रहे हैं, लेकिन ऐसी कल्पना करना कठिन है कि वोट बैंक की राजनीति के तहत नेता आतंकियों की पैरवी और पुलिस को हतोत्साहित करते दिखेंगे। क्या आतंकवाद से इस तरह लड़ा जाएगा? अखिलेश और मायावती के जैसे बयान सामने आए, उसके बाद मुस्लिम तुष्टीकरण की ताक में रहने वाले नेताओं की ओर से ऐसी प्रतिक्रिया आए तो हैरानी नहीं कि उनकी ओर से गिरफ्तार आतंकियों को कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हमारे देश में नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो हर मसले पर सबसे पहले यह देखता है कि समुदाय विशेष के तुष्टीकरण में मदद मिलेगी या नहीं। इसी कारण उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जनसंख्या नीति जारी होते ही इस तरह के बेतुके बयान सामने आ गए कि इसका मकसद मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना है। आखिर इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा गया? क्या यह जनसंख्या नीति केवल मुस्लिम समुदाय पर लागू होगी, या फिर इस नीति के विरोधियों की ओर से यह मान लिया गया कि यही वह समुदाय है जिसे परिवार नियोजन की कोई फिक्र नहीं? वास्तव में यही वह गैर जिम्मेदाराना और तुष्टीकरण की गंदी राजनीति है जो तमाम गंभीर समस्याओं के समाधान में बाधा बनकर खड़ी होती है। पैरा चेंज। दिल्ली सरकार कम पानी की आपूर्ति करने का मिथ्या आरोप हरियाणा पर लगा रही है। हरियाणा सरकार ने भी आरोपों पर अपना तथ्यपरक और तर्कसंगत उत्तर दिया है। वास्तव में दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष
राघव चड्ढा, जो हरियाणा पर पानी की कम आपूर्ति का आरोप लगाते हुए उच्चतम न्यायालय जाने की बात कह रहे हैं, वह एक तरह से भयादोहन है और हरियाणा सरकार की छवि खराब करने का प्रयास है। यदि दिल्ली को वास्तव में हरियाणा से उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है तो उसे इसके साक्ष्य देने चाहिए। हरियाणा सरकार ने तो स्पष्ट बता दिया है कि दिल्ली को नहर के माध्यम से मूनक में 1049 क्यूसेक पानी दिया जाता है। इसकी मात्रा बवाना पॉइंट पर 950 क्यूसेक बनती है। इतना पानी हरियाणा अपनी तरफ से दिल्ली को निरंतर उपलब्ध कराता रहा है। हरियाणा ने तो यमुना में इस वर्ष लगभग 40% पानी की कमी होने पर भी दिल्ली को पूरा पानी दिया है। यह भी रेखांकित करने वाली बात है कि दिल्ली सरकार की ही 2017 की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में पेयजल के कुप्रबंधन के कारण 20% पानी व्यर्थ हो जाता है। लेकिन दिल्ली सरकार को इससे क्या, उसे तो हरियाणा पर आरोप लगाना है बस। विचारणीय है कि हरियाणा को पंजाब उसके हिस्से का पानी उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीं दे रहा है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी यह नहीं कहते कि पंजाब को हरियाणा के हिस्से का पानी देना चाहिए। इसके विपरीत इस मुद्दे पर वह कहते रहे हैं कि जब पंजाब के पास पानी कम है तो वह हरियाणा को उसके हिस्से का पानी कैसे दे। अब इस तर्क के आधार पर हरियाणा भी कह सकता है कि जब हमारे पास पानी कम है तो हम दिल्ली को कहां से पानी दे। लेकिन नहीं, हरियाणा यह नहीं कहता। वह स्वयं पानी की कमी झेल कर दिल्ली को पानी देता है, इसलिए कि हरियाणा आरोपों प्रत्यारोपों के बजाय पानी के प्रबंधन पर ध्यान देता है। पैरा चेंज। नई करवट लेती दलित राजनीति शीर्षक से लिखे अपने लेख में डॉक्टर A.K. वर्मा ने दलित राजनीति पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया है। दरअसल दलित समाज सदियों से शोषित और पीड़ित रहा है। देश और उत्तर प्रदेश में बसपा के उदय के बाद दलितों का लगाव उसके साथ हुआ। बसपा के शासनकाल में दलितों का ही नहीं बल्कि सर्व समाज का भी सशक्तिकरण हुआ। बात यदि उत्तर प्रदेश की हो तो यहाँ पर बसपा, सपा, भाजपा क्रमशः पूर्ण बहुमत में सरकार बनाकर चला चुके हैं। इन दिनों दलितों के बीच इस तरह का विमर्श चल रहा है कि इन तीनों में से किसमें दलितों का सबसे कम उत्पीड़न और शोषण हुआ। इस विश्लेषण में बसपा ही भारी पड़ रही है। इतना ही नहीं, बसपा को प्रत्येक चुनाव में मिले वोट का प्रतिशत भी बहुत कुछ स्पष्ट संकेत दे रहा है। इसलिए लेखक का यह कहना कि बसपा से दलित मतदाता छिटक रहे हैं उचित नहीं है। हाँ, सरकार बनाने के लिए सभी वर्गों का सहयोग जरूरी होता है। अगले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए मायावती को इस पर काम करना होगा। जहां तक दूसरे प्रदेशों में दलित राजनीति का सवाल है तो समावेशी राजनीति ही कारगर होगी, जिसका प्रयोग बसपा कर चुकी है। फिर भी अगले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा अभी कहना मुश्किल है।